So chapter number 6 of AS level 9618 is required about the security, privacy, and data integrity laws. In this chapter, we are going to discuss that how can we have secure data, privacy data, data integrity, why the need for the security is important, what are some sort of security measures that include username, passwords, firewall, spyware, encryption, सिक्योरिटी के थ्रेट्स कौन कौन से आ सकते हैं हमारे पास, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे सिक्योरिटी रिड्यूस हो सकती है. सो लेट्स स्टार्ट दिस. 6.1 इज योर डेटा सिक्योरिटी. और डेटा सिक्योरिटी के अंदर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो भी डाटा है इट शुड बी इट whether it is about a person or an organization. One important thing is that it should be must remains private, and unauthorized access to this data should be prevented. This is the reason that why data privacy is required. Data privacy means कि मेरा डाटा जो है किसी भी अनऑथराइज्ड यूज या किसी और के यूजेज के अंदर नहीं है. हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए देर आर सम सॉर्ट ऑफ 8 डेटा प्रोटेक्शन लॉज जो हमें डिस्कस करने हैं. वो 8 डेटा प्रोटेक्शन के लॉज आपके पास कौन से हैं? वो सबसे पहले ये कि आपका जो भी डाटा है इट शुड बी मस्ट बी केप्ट फेयरली एंड लॉफुली प्रोसेस. आपका जो भी डेटा है वो आपके पास होना चाहिए फेयरली लॉफुली प्रोसेस. इट शुड नॉट बी शेयर्ड अमंग एनीवन एल्स. इट शुड नॉट नॉट बी अनलॉफुली प्रोसेस. डाटा जिस पर्पस के लिए रखा गया है उसी पर्पस के लिए हो. डाटा एडिक्वेट हो, रेलिवेंट हो और उससे ज़्यादा ना हो. डाटा आपका एक्यूरेट हो. डाटा जो है टाइम से ज़्यादा रखना ज़रूरी नहीं है. डाटा मस्ट बी प्रोसेस इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट राइट्स. डाटा आपका सिक्योर होना चाहिए और डाटा मस्ट नॉट बी ट्रांसफर टू एनी एनी अदर कंट्री. किसी और कंट्री के पे ट्रांसफर नहीं हो जब तक उस प्रोटेक्ट अब जब आपको उसकी परमिशन नहीं हो. जी, कोई कुछ कह रहे हैं? सर ये P1 का टॉपिक है। जी बेटा, ये P1 का है, चैप्टर नंबर 6. डेटा प्रोटेक्शन लॉज आर गोइंग टू कवर कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस और हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स का डेटा है जो वो प्रोटेक्टेड रहे. एंड हाउ आई कैन प्रिवेंट द डेटा लॉस एंड रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड हैव अ डेटा सिक्योरिटी मेथड्स. डेटा सिक्योरिटी के मेथड ये वो होते हैं जो हमारे डेटा को अनऑथराइज एक्सेस से बचाते हैं और हमारा डेटा भी रिकवर हो जाए अगर वो लॉस हो. सबसे पहला काम जो मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपने डाटा के ऊपर यूज़र अकाउंट्स लगा सकता हूँ ताकि यूज़र अकाउंट से मेरा जो यूज़र है या मेरा जो डाटा है वो ऑथेंटिकेट हो जाए. ऑथेंटिकेशन में क्या होगा कि आपको चाहिए होगा यूज़र नेम और पासवर्ड डाटा को एक्सेस करने के लिए. तो ये आप अपने स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स पे या नेटवर्क कंप्यूटर्स के ऊपर भी आप इसको लगा सकते हो. यूज़र अकाउंट्स कंट्रोल मीन्स योर एक्सेस राइट. दैट मीन्स कि आप सिर्फ जिस बंदे को उसका आईडी और पासवर्ड पता है सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकेगा. यूजर अकाउंट्स के बाद द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्पेड विद द यूज ऑफ पासवर्ड्स. आप पासवर्ड लगा सकते हो अपने सिस्टम के एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए. दे शुड बी हार्ड टू क्रैक. दे शुड बी चेंज फ्रीक्वेंटली ताकि आपका डाटा आप सेफ रहे. पासवर्ड्स आप लगा सकते हो ईमेल अकाउंट्स के ऊपर, बैंक अकाउंट्स के ऊपर, सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर. हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू कीप योर पासवर्ड प्रोटेक्टेड. व्हाई इज दैट? सो दैट आपका डाटा अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा रहे. For that, you can run anti-spyware software. You can regularly change your passwords, or you can make sure that your पासवर्ड इज डिफिकल्ट टू गेस. जैसे कुछ लोगों का पासवर्ड होता है ना, जैसे उनका जो नाम होता है उसी के साथ आगे 1 2 3 लगा देते हैं. तो दैट शुड नॉट बी द अप्रोच. आपका पासवर्ड जो भी है इट शुड बी डिफिकल्ट टू गेस. जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की एग्जांपल ये रही. इसके बाद हमें डिस्कस करना है कि हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं. हम A2 में के अंदर भी डिजिटल सिग्नेचर्स को डिस्कस करेंगे. बट अ शॉर्ट टर्म फॉर डिजिटल सिग्नेचर्स इज दैट it is a way that how I can protect my data by providing a way of identifying the sender. For example, an email. एक ईमेल एंड होता है तो एक ईमेल के एंड के ऊपर आपके पास एक सिग्नेचर होती है, सिग्नेचर होता है. वो आपको ये बताता है कि ये डाटा इस पर्सन के पास से आया है, इसका एड्रेस ये है और एक साइंड होता है. दिस इज टू बी नोन एज योर डिजिटल सिग्नेचर्स. इससे you can keep your data secure as you would know that data is from an authorized source. The next thing is that the usage of firewall or what are firewalls. अब firewall basically they first of all you need to understand that firewall can either be a software or hardware. और firewall का काम ये होता है that it acts as a barrier. It sits between the user computer and the user network. अब होता यह है कि ये जितने भी हमारा गुड इन्फॉर्मेशन होता है वो इन्फॉर्मेशन जिससे हमारे कंप्यूटर को थ्रेट नहीं है ये उस इन्फॉर्मेशन को हमारे कंप्यूटर में पास आउट करा देता है.
This allow the user to decide to allow communication with an external source and warn a user, अगर कोई भी उसको वार्न कर सकता है, अगर कोई भी एक्सटर्नल यूजर उसको एक्सेस करना चाह रहा है। तो फायरवॉल्स आपके पास बेसिकली होते हैं कि आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे कि राइट हियर देखो, यहाँ पे इंटरनेट है, ये आपका फायरवॉल है, ये आपका यूजर का कंप्यूटर है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द फायरवॉल, और ये मेरे पास मेरा इंटरनेट है, और ये मेरा यूजर है। तो इंटरनेट से तो आपके पास जो भी डाटा है, अगर वो आपके पास गुड डाटा है, मतलब आपके काम का डाटा है, तो वो पास आउट हो गया। लेकिन अगर आपके पास ऐसा डाटा है जिसमें वायरसेस हैं, जो हैकर्स हैं, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके डाटा को ख़राब कर सकती हैं, तो ये फायरवॉल क्या करेगी, इस डाटा को रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। ये आपके पास फायरवॉल का काम होता है, दैट इट वर्क्स एज अ बैरियर बिटवीन योर यूजर एंड द कंप्यूटर, एंड इट ऑल्सो अलाउ ओनली अलाउस टू गुड इंफॉर्मेशन टू एंटर इनटू योर कंप्यूटर। कौन कौन से टास्क आपका फायरवॉल कैरी आउट कर सकता है बेटा? इट कैन फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिन द ट्रैफिक। ट्रैफिक देखेगा कि यूजर के कंप्यूटर के अंदर, नेटवर्क के अंदर या इंटरनेट पे कौन सी ट्रैफिक चल रही है, क्या वो काम की है या वो काम की नहीं है, कौन सा ऐसा डेटा है जो आपके डाटा एंटर हो रहा है, कौन सा ऐसा डेटा है जो बाहर जा रहा है आपके कंप्यूटर से। लाइक बाहर और इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक मीन्स के कौन सा चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं, कौन सी चीज़ें अपलोड हो रही हैं, जिसको मैंने डेटा पैकेट्स के अंदर पढ़ा था कि व्हेन अ यूजर कनेक्ट्स टू इंटरनेट देयर इज ऑलवेज सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डेटा पैकेट्स, राइट? It also blocks the traffic if the data fails to meet the criteria, blocking all incoming and outgoing traffic, preventing access to certain undesirable sites। अगर आप ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जा रहे हैं जिनके ऊपर थ्रेट है आपको कि आपका कंप्यूटर हैक ना हो जाए, कोई ऐसी सर्टेन एम्बिग्युइटी है उन वेबसाइट्स के ऊपर, तो ये उनको ब्लॉक कर देता है। और it also helps to prevent the viruses or hackers from entering your computer, and it also warns the user if some software on their system is trying to access their database. So hardwares can be software and hardware, both of them, and it helps you from being a threat of someone's, as it protects individuals, it protects companies, employees for getting threats. This is your firewall. लेकिन फायरवॉल की एक और चीज़ ये कि इट कैन नॉट प्रिवेंट पोटेंशियल हार्मफुल ट्रैफिक। इट कैन नॉट प्रिवेंट, अच्छा इसके ड्रॉबैक्स क्या है फायरवॉल के? फायरवॉल के अंदर ये कि भाई इट प्रिवेंट इंडिविजुअल्स और इंटरनल नेटवर्क यूजिंग देयर ओन मॉडेम टू बाईपास द फायरवॉल। ये काम नहीं कर सकता। अगर किसी एक इंडिविजुअल ने इंटरनली एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर बाईपास कर दी फायरवॉल, तो वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है। मैं जैसे एक कंपनी की बात करता हूँ, कंपनी के अंदर 7 कंप्यूटर्स हैं, वो कंप्यूटर्स आपस में लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। अब इंटरनली वो बाईपास कर सकता है, ये फायरवॉल नहीं रोकेगा। फायरवॉल बेटा आपके एम्प्लॉयज़ की मिसकंडक्ट या केयरलेसनेस को भी नहीं रोकेगा। कि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने सारे पासवर्ड जो हैं वो सामने डेस्कटॉप पे के ऊपर रखे हुए हैं, अब ये चीज़ें यूज़र की से डेलिबरेटली जो हो रही हैं, ये फायरवॉल नहीं रोकेगा। फायरवॉल वुड ऑल्सो नॉट प्रिवेंट यूजर्स ऑन स्टैंड अलोन कंप्यूटर फ्रॉम डिसेबलिंग द फायरवॉल। जैसे कुछ लोग होते हैं, इफ़ दे आर हैकर्स और दे वांट टू इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर, तो वो अपने फायरवॉल की सेटिंग में जाके उसको डिसेबल कर देते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो आपके फायरवॉल पोटेंशियल हार्मफुल ट्रैफिक को नहीं रोक सकेगी। आई होप you don't have any questions in this chapter. If you have any, you can stop me anytime. इसके बाद वी हैव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आर यूज टू चेक योर कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस नहीं है, या कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको रेप्लिकेट कर रही है, उसको डैमेज पहुंचा रही है। सो रनिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन द बैकग्राउंड ऑन अ कंप्यूटर विल कॉन्स्टेंटली चेक फॉर वायरस अटैक्स। फाइल्स को चेक करेगा, सॉफ्टवेयर को चेक करेगा, डेटाबेस को चेक करेगा, वायरसेस तो नहीं है। और अगर कोई भी वायरस आएगा तो उसको क्वारंटीन कर देगा। क्वारंटीन क्या है, हम अपने कोविड के अंदर जिसको भी कोरोना वायरस हो जाता था हम उसको क्वारंटीन कर देते थे। सिमिलरली अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी वायरस है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, क्वारंटाइन। अब इसमें क्या होगा, आपका जो वायरस है वो आपके कंप्यूटर से एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा, ताकि वो किसी भी फाइल को इन्फेक्ट ना करे और उस वायरस को हम डिलीट कर दें। इट ऑल्सो अलाउ द यूजर्स टू मेक द डिसीजन। कभी कभार ऐसा होता है कि फाइल जो है वो वायरसेस नहीं होती, बट द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सेज दैट्स अ वायरस, सो इट गिव्स द यूजर टू द डिसीजन मेकिंग अगर कोई भी आपकी काम की फाइल है और वो उसको वायरस कह रहे हैं। However, your antivirus software has to be kept up to date, क्योंकि न्यू वायरसेस आपके पास कॉन्स्टेंटली डिस्कवर हो रहे हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड कीप योर एंटीवायरस अप टू डेट।
The next thing is that I have anti-spyware. So anti-spyware का काम ये है that they detect and remove the spyware programs installed illegally on a user's computer system. Spyware वो होते हैं जो आपके कंप्यूटर के ऊपर स्पाई करते रहते हैं, जितनी भी आपकी फाइल्स हैं, जो भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं। आपके पास एनक्रिप्शन आ गया बेटा, अगर आपका डाटा कंप्यूटर के ऊपर इलीगली एक्सेस हो रहा है, सो इट इज़ पॉसिबल टू इनक्रिप्ट द डाटा, मेकिंग इट वर्चुअली इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड विदाउट इनक्रिप्शन कीज टू डिकोड इट। अब द पॉइंट इज दैट कि अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर डाटा इनक्रिप्ट किया हुआ है और उसके ऊपर एक पासवर्ड लगा हुआ है, however, it would not stop a hacker from deleting those files. Similarly, a hacker can even enter into your computer and encrypt all of your data with a password. और फिर आपसे वो ये कह सकता है कि इस डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए you need to pay him some sort of amount. That type of virus is known as ransomware. But all of this falls under this encryption part. हमारे पास बेटा बायोमेट्रिक्स हो सकते हैं, और टू स्टे वन स्टेप अहेड ऑफ द हैकर्स एंड मेलवेयर्स, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स के अंदर बायोमेट्रिक्स होते हैं कि जैसे ही हम अपना थंब स्कैन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर लॉगिन होता है। फिंगरप्रिंट स्कैन आ सकता है, ये हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी होता है, आईफोन के अंदर भी होता है, जिसमें हमारा आई भी स्कैन हो सकती है, थंब भी स्कैन हो सकता है, फिंगरप्रिंट भी स्कैन हो सकता है, चेक करने के लिए कि हमारा ही यूज़र है या नहीं। और एक और फीचर जो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर था वो ये था कि अगर कोई और यूज़र उसके ऊपर थंब या फिंगरप्रिंट लगाता है तो एक वो पिक्चर क्लिक कर लेता है उसी यूज़र की, सो आई वुड नो दैट हु वाज ट्राइंग टू एक्सेस माय डिवाइस। इसके बाद वी नीड टू डिस्कस सम ऑफ द रिस्क्स that are risk to the security of the stored data. So first of all, they can be a threat to your hacking. What is hacking? Hacking means that gaining illegal access to your data. Malicious hacking is illegal access to the computer system जिसमें यूजर की परमिशन नहीं है, यूजर की नॉलेज नहीं है। एथिकल हैकिंग इज ऑथोराइज्ड बाय कंपनीज टू चेक देयर सिक्योरिटी। अब हर इंसान के बुरे और अच्छे काम है। अब अगर मैं हैकिंग इस्तेमाल करूं अपने किसी दोस्त का डाटा लेने के लिए तो वो मैलिशियस हैकिंग है, लेकिन मैं हैकिंग इस्तेमाल करूं अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के लिए, अपनी कंट्री के लिए, किसी भी अच्छे काम के लिए, so that could be known as an ethical hacking. Yeah, for example, companies even hires hackers to find some loopholes into their software so that they can protect themselves from those attacks. So that is your ethical hacking, जब आप उसको अच्छे वे के अंदर यूज करते हो। इसी के कुछ एग्जांपल्स आपके पास मेलवेयर्स हैं, आपके पास वायरसेस हैं, वॉर्म्स हैं, लॉजिक बॉम्ब्स हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हैं। मेलवेयर क्या है बेटा? दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क टू द इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर डेटा। काफ़ी सारे आपके सॉफ्टवेयर जो हैं वो केपेबल होते हैं मेलवेयर्स को रिमूव करने के लिए। वायरसेस का काम क्या होता है? दे रेप्लिकेट इट सेल्फ, दे कॉपी इट सेल्फ विद द इंटेंशन ऑफ डिलीटिंग एंड करप्टिंग दोज फाइल्स, मतलब आपका पूरा कंप्यूटर ही डेटा का अल्लाह हाफिज हो जाएगा। वॉर्म क्या है? वॉर्म इज अ टाइप ऑफ अ स्टैंड अलोन वायरस। एक ही वायरस है, स्टैंड अलोन है, वो अपने आप को इतना रेप्लिकेट करेगा कि वो विद द इंटेंशन ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर कंप्यूटर्स एज वेल। ये ज्यादातर नेटवर्क के ऊपर यूज होते हैं जिसके जिनके कंप्यूटर्स की वीक सिक्योरिटी होती है। लॉजिक बॉम्ब्स, दीज आर द कोड एम्बेडेड इनटू योर प्रोग्राम्स ऑन अ कंप्यूटर। जब सर्टेन कंडीशंस होती हैं, दे आर ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड, सच एज डिलीटिंग योर फाइल्स। ट्रोजन हॉर्सेस क्या है? ये भी मेलिशियस प्रोग्राम है जो इस तरह से डिजाइन होते हैं कि हमें हमारे काम का सॉफ्टवेयर लगता है, लेकिन हम जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं, हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो हमारे कंप्यूटर वह वायरसेस आ जाते हैं। बॉट्स, इंटरनेट रोबोट्स, आप लोगों ने अक्सर इंटरनेट के ऊपर देखा होगा कि हर काम करने से पहले लिखा हुआ आता है टिक टू प्रूव यू आर नॉट अ रोबोट। और उसके ऊपर जब मैं टिक करता हूँ तो फिर वो मुझे कोई भी एक वो कैलकुलेशन देता है, बोलता है कि इस इमेजेस के बारे में बताओ। सो हमारे पास इंटरनेट में काफ़ी सारे बॉट्स भी होते हैं, बट टू सेव आवर सेल्फ तो हमारे पास इस तरह का एक चेक भी लगता है। बॉट्स हमेशा से हार्मफुल नहीं होते, बट फॉर एग्जाम्पल टू सर्च ऑटोमेटिकली फॉर एन आइटम ऑन द इंटरनेट दे कैन कॉज हार्म बाय टेकिंग कंट्रोल ओवर अ कंप्यूटर सिस्टम एंड लॉन्चिंग अटैक्स। बॉट्स को डेफिनेटली कोई ना कोई जो है वो कंट्रोल कर रहा होगा। स्पाईवेयर क्या होते हैं? स्पाईवेयर बेटा गैदर्स इंफॉर्मेशन बाय मॉनिटरिंग। आप अपने कंप्यूटर पे कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, आपका यूज़र नेम क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, सब कुछ एक एक चीज़, जो भी चीज़ आप टाइप करेंगे वो स्पाईवेयर रिकॉर्ड करके आपके यूज़र को भेज देगा। अच्छा जी, इसी के साथ हमारे पास फिशिंग और फार्मिंग क्या है? देखो, फिशिंग जो है, फिशिंग हम अपनी ज़बान में कहते हैं मछली पकड़ने को, राइट? बट सिमिलरली द कॉन्सेप्ट हमारे पास कंप्यूटर के अंदर भी है, सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि अब हम फिशिंग नहीं कर रहे, हम अपने पास इंटरनेट यूजर्स पे, जैसे कि देखो, फिशिंग जो होती है वो ये होती है कि मेरे पास कोई भी एक पर्सन है और ये उसके पास एक पूल है, और इस पूल के अंदर काफ़ी सारी फिशेज हैं, वो उन फिशेज को कैच कर रहा है।
लेकिन ये कौन सी वाली फिशिंग है? ये FI ये वाली फिशिंग है। लेकिन अगर मैं इस फिशिंग की बात करूं तो इसमें होता यह है कि मेरे पास ये मेरा यूज़र है और यहाँ पे ये अपने कंप्यूटर के साथ बैठा हुआ है। अब ये करेगा ये कैच करेगा यूजर्स को। कौन से पूल में से? इंटरनेट के पूल में से। और इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज अ ग्लोबल हब, यहाँ पे मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। और जो भी इसका शिकार बन गया, समझो उसका काम हो गया। तो फिशिंग बेटा क्या है? फिशिंग होती कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, phishing is when someone sends legal, legitimate looking emails to a user. They may contain links or websites which we click and it takes users to the fake website, or they may trick users into entering their personal data. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को ईमेल भेजी अपने आईडी से, लेकिन वो आईडी मैंने आर्टिफिशियली क्रिएट की हुई थी किसी बैंक के नाम से। और उस बैंक के ऊपर लिखा हुआ था कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव विन ऑल ऑफ दिस, क्लिक हियर टू एंटर योर क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स। आप लोग समझे कि यार कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग सच में जीत चुके हो। और आप लोगों ने वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स एंटर कर दी। सो दैट वॉज लुकिंग लाइक अ बैंक्स प्रोफाइल, बट इट वॉज नॉट। सो दिस इज वॉट अ फिशिंग इज। कि आप उसको समझते हो कि वो ओरिजिनल है, लेकिन वो होता नहीं है। हम अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एंटर कर देते हैं और फिर उस वेबसाइट को जो चला रहा होता है उसके पास वो चीज़ें चली जाती हैं। सो दिस इज योर फिशिंग। तो फिशिंग से बचने के लिए यूजर नीड्स टू बी अवेयर ऑफ द फिशिंग स्कैम्स। यूजर ओनली नीड्स टू ओपन फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज। हमेशा कोई भी ईमेल ओपन करते हुए देखो, स्पैम की ईमेल्स देखने की ज़रूरत नहीं है। और यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल एंटी फिशिंग टूल्स एज वेल। अच्छा, जब भी वेबसाइट ओपन करो तो चेक करो कि हर वेबसाइट के बाद HTTPS जरूर लगा हुआ हो, HTTP नहीं हो। HTTPS स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर सिक्योर्ड, राइट। रेगुलरली चेक फॉर ऑनलाइन अकाउंट्स, पासवर्ड्स अपना अपडेट करें, वेब ब्राउजर अपना अपडेट रखें। और जो इस किस्म के पॉपअप्स आ रहे होते हैं बार बार के, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव विन दिस और डू दिस और दैट, उनके ऊपर क्लिक करने से गुरेज करें। कहने का मकसद ये कि जिस काम के लिए कंप्यूटर के ऊपर बैठे हैं वही करें और गलत इस्तेमाल करने से बचें। सो यू कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ वायरसेस। इसके बाद हमारे पास बेटा फार्मिंग है। फार्मिंग और फिशिंग में देखो फर्क सिर्फ इतना सा है, दोनों सेम लगते हैं। अब फार्मिंग के अंदर क्या है कि फार्मिंग है मलिशियस कोड इंस्टॉल्ड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर ऑन अ वेब सर्वर। अब मैं ना एक इंटरनेट पूल में से यूजर्स को नहीं निकाल रहा। मैं क्या किया, मैं आप लोगों के कंप्यूटर के ऊपर गया और उसके ऊपर मैंने कोई भी एक ऐसा कोड इंस्टॉल कर दिया जो मेलिशियस है, या मैंने वेब सर्वर के ऊपर ऐड कर दिया। अब वो कोड क्या करेगा, वो रीडायरेक्ट करेगा यूजर को फेक वेबसाइट के ऊपर, जबकि उसको पता भी नहीं होगा। and the user do not have and the user does not have taken any action. So the creator of the malicious code can gain access to your personal details as well. आप प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हो बेटा फार्मिंग से? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन यूज योर एंटीवायरस, यू कैन यूज मॉडर्न वेबसाइट्स, यू ऑलवेज चेक द स्पेलिंग ऑफ वेबसाइट, ऑलवेज चेक फॉर HTTPS, एंड ऑलवेज रन फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज। इसके बाद है हमारे पास कि अगर हमारा डाटा रिकवरी, अगर हमारा डाटा लॉस हो जाए तो हम उसको सेव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो एक्सीडेंटल लॉस से सेव करने के लिए यू शुड ऑलवेज क्रिएट अ बैकअप। बैकअप गूगल ड्राइव में बना लो, हार्ड डिस्क ड्राइव में बना लो, कहीं पे भी बना लो ताकि डाटा सेव रहे। डाटा रेगुलर बेसिस के ऊपर सेव करो। आईडी पासवर्ड लगाओ ताकि कोई और उस डाटा को यूटिलाइज ना कर सके। अगर आपका हार्डवेयर फॉल्ट आ गया, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव कैश हो गई, क्रैश हो गई, तो क्या करोगे? बैकअप ले लेना किसी और डिवाइस से। मेक श्योर करना कि तुम लोगों के कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई है वो लोड शेडिंग से या किसी भी चीज़ से बार बार ऑन ऑफ नहीं हो सकती। सेव डाटा ऑन रेगुलर बेसिस। आपका जो है सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, सॉफ्टवेयर में कोई फॉल्ट आ गया, सो मेक श्योर यू हैव बैकअप्स एज वेल। Incorrect computer operations or incorrect shutting down, you can definitely use for backups in that cases as well। अच्छा जी, इसके बाद 6.1 कंप्लीट होता है। और 6.1 के अंदर जो की टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें, मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं, मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया कि डेटा प्राइवेसी क्या है। डेटा प्राइवेसी ये है कि भाई द प्राइवेसी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन और अदर्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर दैट शुड नॉट बी एक्सेस बाय अनऑथराइज्ड पार्टीज। डेटा प्रोटेक्शन के लॉस क्या है? वो लॉस बता दिए जो डेटा प्रोटेक्शन को सिक्योर रखते हैं। डेटा की सिक्योरिटी क्या है? मेथड्स जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपको बचाएं। यूजर अकाउंट क्या है? एन एग्रीमेंट दैट अलाउ एन इंडिविजुअल, जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड ऐड किया जाता है तो आप एक्सेस करते हो। ऑथेंटिकेशन क्या है? इट इज़ अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग समवन और समथिंग दैट हु व्हाट द क्लेम्स टू बी, दैट इफ दे आर द ऑथेंटिकेटेड यूजर्स और नॉट।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में अभी 7 स्टूडेंट्स हैं, आप सब मेरे ऑथेंटिकेटेड यूजर्स हो, जो मेरे स्टूडेंट हो सिर्फ वही हैं इस क्लास के अंदर, क्योंकि मैंने सिर्फ आप लोगों को ही लिंक भेजा था। अब आप लोग अगर किसी और को लिंक भेज दें तो दैट्स नॉट, दैट इज अ वे दैट यू कैन डिसएग्री टू माई डेटा प्रोटेक्शन लॉज एज वेल। वो मेरा स्टूडेंट नहीं होगा और वो अनऑथे और अनऑथेंटिकेटेड होगा। एक्सेस राइट्स क्या है? एक्सेस राइट्स में लगा सकता हूँ कि कौन यूज़र उसको एक्सेस कर रहा है। मेलवेयर क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। फायरवॉल मैं बता चुका हूँ, एंटी स्पाईवेयर, इनक्रिप्शन, बायोमेट्रिक्स। ये सब आप लोग एक दफ़ा देख लेना, उसके बाद आई एम स्टार्टिंग 6.2। आई होप आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इफ़ यू हैव एनी यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम। So in this chapter 6.2 data integrity we are going to discuss regarding first of all data validation। अब validation क्या होता है? validation बेटा आपके पास ये होता है कि आपने जो डाटा एंटर किया है वो रीजनेबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों से आपकी एज पूछी और आप लोगों ने अपनी एज के अंदर लिख दिया 88, सो दैट इज एन अनरीजनेबल डाटा। डेफिनेटली 88 एज आपकी हो ही नहीं सकती। मैंने आप लोगों से आपका नाम पूछा, आप लोगों ने अपना ग्रेड बता दिया, तो बेटा ये हमारे पास वैलिडेशन होती है। पेपर के अंदर आ सकता है कि कौन कौन से ऐसे वैलिडेशन चेक है जो हम यूज़ कर सकते हैं, और ये आई थिंक P2 के अंदर भी अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है। तो वैलिडेशन चेक के अंदर कुछ नंबर ऑफ मेथड्स वैलिडेशन चेक्स वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो मेरे पास हो सकता है मेरा टाइप चेक। टाइप चेक ये चेक करेगा कि मेरा जो डाटा है वो नॉन न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर है या नहीं। मेरे पास रेंज चेक है। रेंज चेक ये चेक करेगा कि वो सर्टेन रेंज के अंदर डाटा है या नहीं। फॉर्मेट चेक ये बताएगा कि वो डेट मंथ मंथ ईयर में है या नहीं। लेंथ चेक ये बताएगा कि किसी का फ़ोन नंबर है वो 11 डिजिट्स का है, तो वो 11 डिजिट्स का है या नहीं। प्रेजेंस चेक ये बताएगा कि जो आपका मैं डेटा एंटर कर रहा हूँ उसकी सर्टेन प्रेजेंस है या नहीं। एग्जिस्टेंस चेक चेक से दैट इफ द डेटा इज इन दैट फाइल और नॉट, वो फाइल वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। लिमिट चेक ये बताएगा कि मैंने फॉर एग्जांपल अपनी क्लास की लिमिट रखी है कि इस क्लास के अंदर 10 से लेकर सिर्फ 25 साल तक के स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो लिमिट चेक, दिस इज अ लिमिट चेक, अगर कोई 25 से ज़्यादा का आएगा तो वो ऑटोमेटिकली किक आउट हो जाएगा। कंसिस्टेंसी चेक क्या है? दैट चेक्स दैट वेदर द डेटा इन टू और मोर फील्ड्स इज मैचिंग करेक्टली और नॉट। फॉर एग्जांपल नेम के साथ फादर नेम मिल रहा है या नहीं, उसके साथ उसका ईमेल एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ ठीक करेक्टली मैच है या नहीं। कंसिस्टेंसी चेक। यूनिकनेस चेक ये करता है कि हर वैल्यू जो है वो यूनिक होनी चाहिए। वेरिफिकेशन के अंदर वी हैव आल्सो डिस्कस दिस इन आवर ओ लेवल्स एज वेल, के वेरिफिकेशन इज अ वे यू टू चेक दैट इफ द मैनुअल इफ द डेटा एंटर्ड इज वेरीफाइड और नॉट, ठीक है या नहीं। अच्छा, अभी जो मैंने डिस्कस किया है आप लोगों से, ये सारे चेक्स मेरे पास कौन से हैं? ये सारे मेरे पास वैलिडेशन है। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि वेरिफिकेशन क्या है। वेरिफिकेशन बेटा ये होता है, ये चेक करना कि डाटा एंटर्ड जो मैनुअली एंटर हुआ है कीबोर्ड से, माउस से या देख के, वो डाटा करेक्ट है या नहीं। तो एक तरीकेकार तो ये है कि उसी डाटा को दोबारा एंटर करके चेक करो। क्या याद है, हम कोई भी फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो पहले वो आपसे मांगता है पासवर्ड। हम पासवर्ड एंटर करते हैं, फिर बोलते हैं सेम पासवर्ड री एंटर करो। अगर दोनों सेम होते हैं तो आप लोग आगे जाते हैं, सेम नहीं होते तो आप लोग आगे नहीं जाते। वो कहता है री एंटर योर पासवर्ड, दिस इज योर डबल एंट्री। विजुअल चेकिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों की मैं CI रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे अपना डेट ऑफ CNIC फॉर्म CNIC दिया, मैंने आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ ऐड की। मैं ऐड कैसे करूंगा? CNIC को देखते हुए करूंगा ना। और आप लोग उसको रीचेक कैसे करोगे? उस विजुअली चेक करोगे कि यार सर ने सही लिखा है या नहीं। थर्ड मेरे पास क्या है? चेक डिजिट। चेक डिजिट, ये चेक डिजिट इज एडेड एज अ लास्ट डिजिट इन योर बारकोड्स। ये आपके पास ये चेक करता है कि आपके पास सारे नंबर जो है एक्यूरेट हैं या नहीं। चेक डिजिट ये सारे एरर्स को करेक्ट करेगा। क्या कोई इनकरेक्ट डिजिट एंटर तो नहीं हुआ, कोई ट्रांसपोजिशन एरर तो नहीं है। ट्रांसपोजिशन मीन्स कि वो नंबर स्वैप तो नहीं हुए, 8108 की जगह किसी ने 8180 तो नहीं कर दिया। कोई भी डिजिट एक्स्ट्रा या ओमिटेड तो नहीं आ गया, या किसी ने 13 की जगह 30 तो नहीं लिख दिया। ये सारे एरर्स आपका चेक डिजिट चेक कर सकता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है चेकसम और पैरिटी चेक। बेटा चेकसम हमने अपने ओ लेवल्स के अंदर भी पढ़ा था, और चेकसम के अंदर होता यह है दैट देयर इज अ मेथड टू चेक दैट इफ द डेटा हैज बीन चेंज और करप्टेड फॉलोइंग द ट्रांसमिशन ऑफ नॉट। होता यह है कि आपको एक एल्गोरिथम दिया जाता है, उस एल्गोरिथम के साथ अगर वो वैल्यू इन द एंड और क्राइटेरिया के अंदर मीट हो रही है तो आपकी वैल्यू चेकसम की, अगर वो क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तो वो आपकी वैल्यू चेकसम की नहीं है।
अब मैं इसके अंदर नहीं जा रहा कि वो एल्गोरिथम क्या है, वो पेपर के अंदर खुद दिया जाएगा, आपको सिर्फ कैलकुलेट करके ये देखना है कि वो वैल्यू चेकसम की आ रही है या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि कराची का जो टेम्परेचर है वो मिनिमम 8 डिग्री हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 to 50 डिग्रीज हो सकता है। अब अगर किसी ने कराची का टेम्परेचर डाल दिया -10, -10 हो ही नहीं सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक चेकसम की एग्जांपल है कि एक एग्रीड एल्गोरिथम के थ्रू आ रहा है। किसी ने वैल्यू डाल दी टेम्परेचर की 60-70, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो चेकसम इज यूज दैट व्हेन यू आर अबाउट टू ट्रांसमिटिंग योर डाटा, इट चेक्स अगेंस्ट दैट एल्गोरिथम। अगर वो वैल्यू कंपेयर होती है चेकसम से, दैट मीन्स दैट डेटा इज करेक्ट एंड इट इज विदाउट एरर्स। अगर वो वैल्यू मीट नहीं होती, दैट मीन्स दैट इट इज विद एरर। द लास्ट वन यू हैव इज द पैरिटी चेक। और पैरिटी चेक के अंदर होता यह है कि यू आर गिवन अ पैरिटी बिट। हम उस पैरिटी बिट से अपने डाटा को चेक करते हैं। पैरिटी चेक के अंदर आपके पास दो चेक्स होते हैं, एक आपके पास होता है इवन पैरिटी, एक आपके पास होता है ऑड पैरिटी। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ वंस है, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो मेरे पास पैरिटी है ये इवन पैरिटी है। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, ये भी मेरे पास इवन पैरिटी है। 1 2 3 4 5 6, ये भी इवन पैरिटी है। अब अगर मुझे इसको ऑड पैरिटी करना है तो मैं पैरिटी बिट में 1 लगा सकता हूँ, तो ये ऑड पैरिटी हो जाएगा। लेकिन पैरिटी बिट में होता यह है कि डाटा आपके सेंडर और रिसीवर के पास जाने से पहले इन दोनों में एक एक्नॉलेजमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है। सेंडर कहता है कि भाई जो डाटा आएगा वो इवन पैरिटी पे होगा। रिसीवर कहता है अच्छा मैं चेक करता हूँ। अब डाटा इसके पास गया, इसने देखा कि इवन पैरिटी है या नहीं। अगर है तो क्या मतलब है, डाटा इज करेक्टली ट्रांसमिटेड। अगर नहीं है तो वो उसको कहता है कि आपका डाटा सही ट्रांसमिट नहीं हुआ। और बेटा लास्ट मेरे पास जो है वो ये कि ए आर क्यूज क्या है। ए आर क्यू इज वन अनदर मेथड टू चेक दैट द डेटा फॉलोइंग द डेटा ट्रांसमिशन इज करेक्ट और नॉट। ए आर क्यू यूज करेगा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या है, वो एक मैसेज भेजेगा आपके रिसीवर को इंडिकेटिंग कि आपका डाटा रिसीव हुआ है या नहीं, और उसके साथ एक टाइम आउट होगा। अब इसकी एग्जांपल ये है कि आप लोगों ने फेसबुक पे फॉरगेट पासवर्ड किया और एक टाइमर लगा वहाँ पे। टाइमर लगा के 10 मिनट के अंदर अगर ये पासवर्ड आपने एंटर कर दिया तो आप एंटर हो जाओगे, अगर नहीं एंटर किया तो आप नहीं एंटर हो सकोगे अपने अकाउंट के अंदर। ये इसी टाइम आउट की बात हो रही है, टाइम इंटरवल, कि आप उस कोड को एंटर कर सको। व्हेन द रिसीविंग डाटा डिटेक्ट्स के ए आर क्यू यूजेज एक्नॉलेजमेंट, मैसेज भेजेगा रिसीवर को कि डाटा करेक्ट रिसीव हुआ है, उसके साथ एक टाइम आउट होगा। उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर रिसीवर ने जवाब देना है कि भाई डाटा हाँ रिसीव हो गया है। अगर उसने जवाब दे दिया पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट के साथ तो दैट मीन्स कि डाटा रिसीव हो गया है। अगर उसने जवाब नहीं दिया उस टाइम लिमिट के अंदर तो डाटा इज रिपीटेडली सेंड। सो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 खत्म। चैप्टर नंबर 6 आप लोगों का फिनिश हो जाता है। अब लेट मी टेक यू टू सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस so that later on after my class you can practice this and review this lecture. This is chapter number 6, security, privacy and ethics. अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि इसके सवाल हमें कैसे सॉल्व करने हैं। बेटा इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट मेरे पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट मेक यूज ऑफ डेटा वैलिडेशन रूटीन्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ डेटा इनपुट। कंप्लीट दीज टू सेंटेंसेस दैट अबाउट डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। सबसे पहले क्या कह रहा है, चेक दैट द डेटा एंटर्ड इज रीजनेबल और नॉट। ये कौन बताता है कि डेटा रीजनेबल है या नहीं? दिस इज डेफिनेटली योर वैलिडेशन चेक। और वैलिडेशन चेक की मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स बताई थी, जिसमें से एक एग्जांपल कौन सी है आपकी, प्रेजेंस चेक। सेकंड के अंदर आपके पास कहा हुआ है कि चेक दैट द डेटा एंटर्ड इज द सेम एज द ओरिजिनल। अच्छा, सेम एज द ओरिजिनल ये कौन सी हो रही है यहाँ पे, वेरिफिकेशन चेक। और वेरिफिकेशन चेक का मैंने क्या बताया था कि डाटा या तो डबल एंटर करो या तो विजुअल एंट्री से चेक करो। इसके बाद है इसका बी पार्ट। बी पार्ट आपसे कह रहा है कि द प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट द सिक्योरिटी मेजर इन प्लेस टू प्रोटेक्ट इट्स डेटा। डेटा का डिस्क्रिप्शन और सिक्योरिटी मेजर बताना है। डेटा रिटर्न ऑन टू और मोर डिस्क साइमल्टेनियसली। अच्छा, डाटा जब एक से ज़्यादा जगहों के ऊपर मैं अपने पास स्टोर करता हूँ तो इसको कहते हैं डिस्क मिररिंग।
इनक्रिप्शन पूछा हुआ है। इनक्रिप्शन क्या है? इनक्रिप्शन मैंने अभी भी बताया है। और इनक्रिप्शन के अंदर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि कंटेंट्स आर scrambled so that they cannot be understood without a key। और की जो है वो किसके पास होगी? सिर्फ उसी यूजर के पास होगी। अ कॉपी ऑफ द डेटा इज टेकन एंड स्टोर्ड इन अनदर लोकेशन। ये होगा आपके पास बैकअप। टू पे कह रहा है कि द कंपनी नीड्स टू कीप द डेटा ऑन इट सर्वर सिक्योर फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट दैट डिस्क्राइब हाउ अ फायरवॉल विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द डेटा ऑन द सर्वर फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट। एक फायरवॉल कैसे आपको प्रोटेक्ट करेगा? दिस इज फॉर 2 मार्क्स। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि इट इज गोइंग टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटा। और क्या करता है बेटा? ये मॉनिटर करेगा इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को। जो अभी अभी मैंने बताया आपको फायरवॉल के बारे में। इसके बाद गिव वन एडिशनल सिक्योरिटी मेजर दैट द कंपनी कैन यूज टू प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम द सर्वर फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेड्स। तो एंटीवायरस यूज कर सकते हैं, प्रॉक्सी सर्वर लगा सकते हैं, या बायोमेट्रिक वगैरह यूज कर सकते हैं। इससे हमारा डाटा सेफ हो सकता है। अच्छा, मुझे भी ये बताओ कि मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब्दुल्ला, आमिर, अब्दुल्ला, आतिफ, अमान, फातिमा, महक, रेहान, डू यू हैव एनी क्वेरीज इन दिस चैप्टर? सर नहीं है, क्वेरीज तो नहीं। लेकिन बेटा इसके जो ये सवाल है ना, ये तुम लोगों ने देखना है। डेटा बैकअप, डिस्क मिररिंग, ये तुम लोग कैसे अपने पास सॉल्व करोगे? तो मैं ये वाली फाइल आप लोगों को भेज रहा हूँ। तो इस फाइल से ये सारे क्वेश्चंस कर लो अपने पास।